हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के डीएनए में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडिया के जो डेट है और जो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी कुछ कई सारे एडिटोरियल्स हैं और आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम आज बहुत विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रोफाउंड आईएएस के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। फाउंडेशन कोर्स आरंभ बैच ये 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। 1 ईयर का कंप्लीट कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, और आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, क्वालिटी आंसर राइटिंग सेशन, गुरुकुल अभ्यास, बहुत कुछ है इस बैच में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी का कोर्स भी 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है ऑप्शनल के लिए। इसमें आपको जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कवरेज मिलेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्वालिटी आंसर राइटिंग के साथ मिलेगा आपको। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यूपीएससी मेंस का ये कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अलॉन्ग विथ ये तीनों कोर्सेज़ जो हैं वो प्रोफाउंड आईएएस के ऐप पे मिलेंगे, इस पर आप जाकर डाउनलोड करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देखिए, आज के इस डीएनए में मुझे ये एडिटोरियल अच्छा लगा। हालांकि इस पर हम कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही बना सकते, हाँ इनमें से कुछ पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं हम अपने आंसर में। ये स्पेशली जीएस पेपर 3 और इकोनॉमिक ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या क्या बात कही गई है इसमें। सबसे पहली बात कही गई है कि देखिए ऐसा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, वो पिछले कुछ 2-3 सालों में बढ़ा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से बढ़ा है, पहले कोविड-19 से पहले से भी जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ था। अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं और गवर्नमेंट का जो रिसीट्स होता है उसका डिफरेंस होता है। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे और रिसीट्स जो होगा अगर वो कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हम डेफिसिट में आ गए, एक तरह का कर्जा है ये, ठीक है। इसमें बेसिकली इनकम में नॉन डेट इनकम लेते हैं, डेट इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए एक तरह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो उधार है। इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2020-21 में 13.3% था, और एग्रीगेट पब्लिक डेट जो था वो 89.6% था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए कितना ज़्यादा है, 13.3%। कहाँ हम लोग 3-3.5% फिस्कल डेफिसिट रखने की बात करते हैं, 13.3% पहुँच गया था 2020-21 में, और जो एग्रीगेट डेट था वो 89.6% हो गया था। हालांकि इकोनॉमी ने रिकवर किया और बाद में जाकर जो है यही फिस्कल डेफिसिट 8.9% हो गया और 85.7% जो है पब्लिक डेट हो गया। ये भले कम हुआ हो लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बात इस एडिटोरियल में कहने की कोशिश की गई है। ये एडिटोरियल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार गवर्नमेंट का जो डेट है वो नुकसानदायक है, ठीक है। वो डेट क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए क्या रेमेडीज़ है, यही आर्टिकल बताने की आपको कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को समझिए। इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट जो डेट लेती है वो ज़्यादातर बॉन्ड के फॉर्म में लेती है, ठीक है। और वो बॉन्ड ज़्यादातर आपको बैंक वगैरह परचेज़ करते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी परचेज़ करती है। तो बेसिकली इन बॉन्ड का जो एक्सचेंज होता है वो बेसिकली सेल और परचेज़ जो होता है, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं, वो आरबीआई करती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो एसएलआर रिक्वायरमेंट में नॉर्मली जो है बैंक्स 18% जो है नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में रखती है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ % ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा होता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ मामला क्या है। देखिए, आपको पता है कि आरबीआई इज द डेट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई ही गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल एंड परचेज करती है। अब गवर्नमेंट हमेशा आरबीआई पे एक प्रेशर बना के रखेगी कि भाई ऐसा करो, तुम जो बॉन्ड बेच रहे हो उससे मुझे कम इंटरेस्ट में दिलाओ, ठीक है। अब चूंकि आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट भी मैनेज करती है, आरबीआई ही गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल एंड परचेज करती है, तो वो कुछ ऐसा मेजर लेगी जिससे आपको कम से कम डेट में, कम से कम इंटरेस्ट में, कम से कम बॉन्ड यील्ड में जो है गवर्नमेंट को उधार मिल जाए। ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द आरबीआई में भी आता है कि आरबीआई को वो इंटरेस्ट मैनेजमेंट का भी काम और गवर्नमेंट के बॉन्ड के सेल एंड परचेज का भी काम दिया गया है, तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ये बात इन्होंने कहा है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि भले सरकार को सस्ते रेट में डेट मिल जा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। ये जो डेट है ना,
ये बेसिकली इसका कॉस्ट बहुत हैवी होता है, स्पेशली इकोनॉमी में। इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसी के बारे में बात कहा है। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि किस तरीके से कॉस्ट बहुत हैवी होता है, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या कहा कि ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो 5% ऑफ द जीडीपी होता है, 5% ऑफ द जीडीपी, और 25% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एजुकेशन और हेल्थ केयर में जो खर्चा है उससे भी ज़्यादा है। यानी कि पिछले सरकारों ने या पिछले सालों में जो आप सरकार ने जो कर्जा लिया है उसको चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट देती है सरकार, वो बेसिकली भारत सरकार के हेल्थ एक्सपेंडिचर और एजुकेशन में जो क्यूमुलेटिव खर्चा है उससे भी ज़्यादा है। आप सोचिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। ये कोई एसेट तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ये तो इंटरेस्ट पेमेंट है जो आपका खर्चा आता है। समझे बातों की नहीं? तो इन्होंने बोला है कि जो ये लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट करती है सरकार, इसके वजह से क्या होता है ना, कई बार क्राउडिंग आउट हो जाता है मच नीडेड एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कह रही है क्या कि अगर यही इंटरेस्ट पेमेंट सरकार को नहीं देना होता तो सरकार इस पैसे को क्या करती? सरकार इस पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती, सोशल हेल्थ केयर डेवलपमेंट करती, हेल्थ केयर डेवलपमेंट करती, एजुकेशन डेवलपमेंट करती, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती। इससे कितना ग्रोथ होता है। अब ये सारे प्रायोरिटी एरियाज से हटाकर नॉन प्रायोरिटी एरियाज में आपका पैसा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में। समझे बातों की नहीं? यही चीज़ आपको बहुत सारे स्टेट्स में भी देखने को मिल रहा है, पंजाब, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। पंजाब में भाई साहब डेट टू जीएसडीपी रेशियो जो है 48.9% है, यानी कि टोटल जीडीपी का 50% तो डेट ही है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि वेस्ट बंगाल में 37.6%, 35.4% राजस्थान में, केरला में 33%, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट के वजह से बहुत ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट, डेट के वजह से बहुत ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। इसके वजह से आप जो नेसेसरी खर्चे करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे आप हेल्थ केयर में खर्चा कर सकते थे लेकिन वो नहीं हो पाता है। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि कई बार इंटरेस्ट पेमेंट के चक्कर में, डेट के कारण इंटरेस्ट पेमेंट के चक्कर में गवर्नमेंट एक्सटर्नल शॉक्स को सोच ही नहीं पाती है और कई काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी अपना ही नहीं पाती है कि भाई अगर रिसेशन आ गया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सरकार नहीं सोच पाती हैं क्योंकि डेट उसने इतना ज़्यादा ले रखा है, उसके पास वो बफर ही नहीं है क्योंकि ज़्यादा पैसा वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि देखिए बैंक जो है ना सीआरआर के फॉर्म में 4.5%, एसएलआर के फॉर्म में 18% रखते हैं। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब बैंक जो है आरबीआई के साथ कुछ पैसा रखती है एज अ बफर की तरह, तो वो 4.5% ऑफ द एनडीटीएल रखती है और 18% एसएलआर के फॉर्म में। इसके अलावा 40% जो क्रेडिट होता है वो कमर्शियल बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लगाता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि 50 करीब आप ये मान के रखिए कि 60% तो पैसा बैंक का जो है वो कन्फाइंड हो गया इधर बफर के फॉर्म में और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो फिर ऐसे केस में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो रिसोर्सेस होंगे वो कहाँ से मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लोन कहाँ से मिलेगा? समझ में आ रहा है? इसके वजह से क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन दिस सेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो बात तो कि नहीं, है ना? तो ये एक बड़ी समस्या आ जाएगी इस इकोनॉमी के लिए। ठीक, इसके अलावा एक और बात है। अच्छा, अब ये बात यहाँ क्यों बोला? क्योंकि एसएलआर के फॉर्म में क्या जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के चक्कर में आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा कम जा रहा है। ये तीसरी बड़ी समस्या है। चौथी बड़ी समस्या इन्होंने क्या बोला है कि कई बार क्या होता है कि जब आप ज़्यादा उधार लेते हो तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। तो जो सोवरिन बॉन्ड, जिसे गवर्नमेंट बॉन्ड भी कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अगर मान ली सरकार देश के बाहर से लोन उठाना चाहती है तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब वो क्या होता है कि जब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सरकार ने बाहर से लोन लेना चाहा है और उसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, तो इसके वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सोवरिन बॉन्ड की जो रेटिंग है वो घटा देता है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर सरकार को लोन मिलता है। इसके वजह से और फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चौथी बड़ी समस्या है। इसके अलावा आज की समस्या, अगर आज का जो आपने बॉन्ड लिया है या डेट लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो भी आप पैसा दे रहे हो वो कहीं ना कहीं टैक्स से ले रहे हो, तो कल का जो डेट है वो आज आप टैक्सेशन के थ्रू निकालोगे तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है आपको। बेसिकली जो टैक्स पेयर होते हैं उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है। यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अब क्या कर सकते हैं, इस डेट बर्डन को कैसे कम किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा
कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन करिए। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब इनकम बढ़ाइए, खर्चे कम करिए। तो इन्होंने कहा इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि जीएसटी आपने मेजर लिया है, आपने टैक्स, अब जीएसटी के साथ साथ आपने क्या किया, इनकम टैक्स को क्लब कर दिया है। तो दोनों पोर्टल को आपने एक साथ मिला दिया, तो इसके वजह से क्या होता है कि आप अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे तो इनकम टैक्स वाले को पता चल जाएगा, तो इससे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग भी बढ़ गया है। तो ये एक बेहतरीन मेजर लिया गया जिसकी वजह से आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, वो इन्होंने कहा है कि इसके वजह से हाई टैक्स बायंसी भी इम्प्रूव हो रहा है। समझ में आ रहा है, हाई बायंसी इन टैक्सेशन हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात इन्होंने ये कहा है कि जो खर्चे हैं ना वो आप अपने कम करिए। आप जीएसटी रिफॉर्म लाए, आपने डिजिटलाइजेशन ऑफ टैक्स कर दिया, लेकिन आप अपने खर्चे भी कम करिए। खर्चे कैसे कम कर सकते हैं, अननेसेसरी जो आप ये फ्रीबीज देते हो इन्हें कम कर दो, ठीक है। आप जो सब्सिडी देते हो गुड्स पे उन्हें कम करिए, आपको अगर देना ही है तो डीबीटी करवा दीजिए, ठीक है। तो ये सब इन्होंने कहा है कि इस टाइप के जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर ले रहे हैं इससे खर्चे आपके कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है इनकम बढ़ेगा, खर्चे कम होंगे, तो आपका जो ओवरऑल जो डेट है वो कम हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, डेट कम हो जाएगा, तो आपको जो है आगे जाकर वो डेट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही इस आर्टिकल में कहने की कोशिश की गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या है इस आर्टिकल में ज़रा बताएं, क्या क्या बात कहा गया है, इन्होंने क्या कहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। पहली चीज़, इंडिया में जो डेट है टू जीडीपी रेशियो बढ़ा हुआ है, ठीक, ये बढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डेट लेते हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि डेट के नुकसान क्या हैं, अगर आपने डेट लिया तो इसके क्या नुकसान है, इश्यूज, इससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बताया इस आर्टिकल में, सबसे पहला प्रॉब्लम बताया कि भाई अगर आपने डेट लिया तो क्या होता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, या तो बैंक से डेट ले रहे हो, उनको इन्होंने आपने कहा है कि एसएलआर के फॉर्म में गवर्नमेंट बॉन्ड लीजिए। सरकार जो डेट ले रही है यानी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है, तो आपने बैंक को कहा एसएलआर के फॉर्म में गवर्नमेंट बॉन्ड रखिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्रेडिट नहीं मिल पाता है, ये बात आप समझिए, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, जीडीपी आपका नीचे हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कहने का मतलब कि डेट की वजह से क्राउडिंग आउट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अरे भाई आपने देखिए बहुत तरीके से क्राउडिंग आउट होगा। आपने बैंक से पैसा नहीं लिया, आपने जनरल पब्लिक से लिया, जनरल पब्लिक उसको डिपॉजिट कर सकती थी बैंक में डिपॉजिट करती तो किसी सेक्टर में लोन के फॉर्म में जाता। लेकिन अब जनरल पब्लिक ने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाना चाहा, बैंक में पैसा रखना नहीं चाहा, तो इसकी वजह से बैंक का डिपॉजिट कम हो गया, तो भी लोन नहीं जाएगा, तो भी आपका जो है सेक्टर्स ग्रो नहीं हो पाएगा, तो क्राउडिंग आउट हो जाता है बेसिकली। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट अगर होता है तो आपकी जो सॉवरिन बॉन्ड रेटिंग है, बॉन्ड की जो रेटिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेट जो होता है ना वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है हमारे सामने। तीसरी बात ये कह रहे हैं क्या कि आज का जो भी डेट है वो टैक्स पेयर पे फ्यूचर में पड़ने वाला है, ये एक तीसरी समस्या है। चौथी समस्या क्या बोल रहे हैं ये, चौथी समस्या ये बोलते हैं कि जो डेट लिया, समझ रहे बातों की नहीं, वो बेसिकली आपको बाद में रीपेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट रीपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। तो अब इस रीपेमेंट का जो पैसा था आप कहाँ लगा सकते थे, हेल्थ में लगा सकते थे, एजुकेशन में लगा सकते थे, तो कहीं ना कहीं आपने ट्रेड ऑफ किया है, तो इसके वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन है फिस्कल कंसोलिडेशन। इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आपने जीएसटी लाया है, आपने इनकम टैक्स के पोर्टल को इंटीग्रेट किया है, इससे क्या होगा कि रिसीट्स बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। और एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं इसको कम कर सकते हैं, है ना, डीबीटी प्रमोट कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि डेट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकती है इस टॉपिक पे? यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली डेट टू जीडीपी रेशियो इज गैलपिंग सजेस्ट raise the concerns and suggest measures। अब देखिए मैंने जो बताया है ना, केवल आप वही मत लिखिए। बच्चे मेरे को भेजते हैं आंसर, तो वो जो मैं बताता हूँ वही बोल देते हैं। आप कुछ अपना भी जोड़िए, FRBM एक्ट वगैरह जोड़िए, इसमें गवर्नमेंट को टारगेटिंग करना चाहिए, एनके सिंह कमेटी रिकमेंडेशन वगैरह दीजिए, तो कुछ अपना भी दीजिए। केवल आप जो ये एडिटोरियल में रहता है आप वही चिपका देते हो और मेरे को भेजते हो, तो उसमें क्या मतलब हुआ? अच्छा, द SEO इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर। एक्चुअली क्या है, ये चाइनीज़ एम्बेसी से मा जिया करके एक मैम है, उन्होंने लिखा है, तो इन्होंने बिल्कुल गाधा गा दिया है SEO के बारे में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीपर इनसाइट्स नहीं है। तो आप यूपीएससी एग्जाम में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर आपको SEO के बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं मत सुन लीजिए। इन्होंने कहा क्या कि भाई अभी जो है न्यू दिल्ली ने SEO समिट, वर्चुअल SEO समिट करवाया, ठीक है। उस समिट के तहत जो है ईरान को जो है फुल मेंबरशिप दिया गया, एक चीज़ ये। दूसरी बात, इन्होंने काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन एंड एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन की बात करी। तीसरी बात, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन बेलारूस टू ज्वाइन SEO एज अ मेंबर स्टेट, ये भी किया गया। चौथी चीज़, SEO इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर द पीरियड अंटिल 2030, जिसको बेसिकली इंडिया ने वो BRI की वजह से उतना ज़्यादा पास नहीं किया, वो पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें उन्होंने बोला कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी 2030 तक लाया जाए, रोल आउट किया जाए, उस पर इंडिया ने साइन नहीं किया। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसके अलावा जो है इस समिट में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत लाया गया, जिसमें रेडिकलाइजेशन हटाने की बात की गई, कोऑपरेशन प्रमोट करने की बात की गई, ईरान के मेंबरशिप दिया गया, बेलारूस को मेंबर बनाने की बात हुई, SEO की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लाया गया, ठीक है। ये सारी बातें की गई। अब इन्होंने कहा है ना कि वर्ल्ड जो है वो उसमें कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कई जगह पर आपको इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, एनर्जी क्राइसिस अलग है, फूड शॉर्टेजेस अलग हैं यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम अलग चल रहा है। इन सभी चैलेंजेस में SEO का जो जॉइंट इनिशिएटिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने कहा है कि मेजर रिस्क ऑफ वर्ल्ड पीस, डेवलपमेंट, पावर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कोएर्सन, टेक्नोलॉजी डिकपलिंग, आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट, ये सब एक मेजर रिस्क हैं। और इस मेजर रिस्क में SEO एक जो है सॉलिडारिटी के फॉर्म में इमर्ज करके आ रहा है। अब इसमें से ज़्यादातर टर्म्स आपको पता होंगे कि पावर पॉलिटिक्स चल रहा है कि कौन ग्लोबल पावर बनेगा, इकोनॉमिक कोएर्सन चल रहा है, ठीक है, एक कंट्री दूसरे पर टैरिफ लगाए दे रही है। टेक्नोलॉजी डिकपलिंग नाम का एक टर्म है जो US चाइना के टर्म्स में होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में टेक्नोलॉजी देने से रिस्ट्रेन करने लग जाता है या एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, इसे टेक्नोलॉजी डिकपलिंग होता है। दीज आर मेजर इशूज़ जो प्रेजेंट वर्ल्ड में अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने बोला है कि SEO जो है वो एक कम्युनिटी की तरह इमर्ज करने की बात कर रहा है, वो शेयर्ड फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि शेयर्ड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड क्या होगा। वो एक SEO के मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं विद देयर कोर इंटरेस्ट। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि नेशनल डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है हर एक मेंबर की, उसमें सिनर्जाइज करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि SEO जो है वो गुड नेबरहुड एंड फ्रेंडशिप पे बिलीव रखता है और पार्टनरशिप फीचरिंग विद डायलॉग, इस पर बिलीव रखता है कि अगर कोई भी इशू हो तो डायलॉग के साथ को सेटल किया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि SEO जो है वो गार्डियन एंड द कंट्रीब्यूटर टू द रीजनल पीस है। SEO जो कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज SEO में 9 है, इसमें इंडिया पाकिस्तान भी है, चाइना, रशिया, इसके अलावा अब जो सेंट्रल एशियन रीजन के तुर्कमानिस्तान छोड़कर 4 कंट्री हैं, तो बेसिकली 8 और एक ईरान, 9 कंट्रीज़ हैं टोटल इसमें। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 9 कंट्रीज़ है जिसमें सेंट्रल एशियन रीजन और साउथ एशिया और कुछ हद तक जो है ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, ये रीजनल पीस को प्रमोट कर रहा है, स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी को प्रमोट कर रहा है। इन्होंने कहा कि इनके जो अचीवमेंट हैं ये कॉमन एस्पिरेशंस को शो करते हैं और कहीं ना कहीं विन विन कोऑपरेशन पे बिलीव रखते हैं। देख लो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो SEO है ये यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा, कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा, डेवलपमेंट को सीज करेगा
एड्रेस सीज मतलब उसको कैप्चर करेगा, इसके अलावा एड्रेस रिस्क करेगा, चैलेंजेस करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन बढ़ेगा, डीप एंड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन होगा और दो कंट्रीज़ के बीच में रेजुविनेशन होगा, डेवलपमेंटल रेजुविनेशन होगा। इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एससीओ एक रीजनल सॉलिडारिटी को इंक्रीज कर रहा है और म्यूचुअल ट्रस्ट विद कॉमन सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि एससीओ के मेंबर स्टेट जो हैं वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे डिसाइसिव मैनर में ऑन टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, ट्रांसनेशनल। कहने का मतलब ये कि टेररिज्म को रोकने का काम है, रीजनल पीस क्रिएट करना है, सॉलिडारिटी क्रिएट करना है, म्यूचुअल ट्रस्ट, गुड नेबरहुड, पंचशील की सारी अच्छी अच्छी बातें कि एक दूसरे कंट्री पर ट्रस्ट करना है, कोऑपरेट करना है, शेयर डेवलपमेंट करना है, ये सारी बातें ये कर रहे हैं। समझ रहे हो बात क्योंकि नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो गड़बड़ हैं जैसे कि प्रोटेक्शनिज्म, यूनिवर्सल सैंक्शन, डीकपलिंग, अंडरमाइन द पीपल वेल बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इनसे दूर रहना है एससीओ को। इन्होंने कहा है कि आप ट्रेड में कोलैबोरेट करें, इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी दें, क्लाइमेट एक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, पीपल टू पीपल इंगेजमेंट करें, यही हम चाहते हैं। इन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम मल्टीलैटरलिज्म को जो है कॉमन डेस्टिनी की तरह देखें, बायलैटरल रिलेशनशिप की जगह पर अगर हम मल्टीलैटरल कोऑपरेशन करें तो ज़्यादा अच्छा है। एससीओ ने कहा कि सक्सेस स्टोरी जो है वो ब्रॉडर ग्लोबल पार्टनरशिप पर है, इमर्जिंग इनकम। मुझे लगता है कि जितनी अच्छी अच्छी बातें इंटरनेशनल रिलेशंस में हो सकता था वो सब लिख दिया है इन्होंने। समझ रहे बातों नहीं, इनके हिसाब से सब कुछ एससीओ ही है, एससीओ ही होगा सब कुछ जीवन में। ऑल ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया G20 को होल्ड कर रही है। ये दिखाता है कि किस तरीके से वर्ल्ड में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बोला है कि सिक्योरिटी डायलॉग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये जो मल्टीलैटरल एससीओ हैं, तो सिक्योरिटी डायलॉग के थ्रू हम जो है शेयर डेवलपमेंट और शेयर ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, टेररिज्म को दूर रख सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी प्रमोट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉमन डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। यही सब बातें कही गई हैं। तब धुआं उड़ा दिया इस आर्टिकल ने एससीओ के अच्छाई को लेकर। मैं तो कहता हूँ कि अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में लिखने का काम आएगा आपके। ठीक है, अच्छा, मेजरिंग वेल बीइंग इन इंडिया, ये देखिए सर, ये बड़ा वैसा टाइप का टॉपिक है। इसमें आपको पता नहीं कैसे एग्जाम में क्या लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने बोला ना कि देखिए इंडिया जो है ना 6.1% ग्रोथ से जीडीपी ग्रोथ किया है लास्ट क्वार्टर में, तो कह रहे हैं इंडिया वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक हो गया है। तो कहता है क्या ये वेल बीइंग है क्या? देखिए वेल बीइंग क्या होता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और एक होता है वेल बीइंग। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है, वेल बीइंग एक क्वालिटेटिव टर्म है कि भाई आपका लाइफ कैसा है, आपके लाइफ में ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिवली इम्पैक्ट है, निगेटिवली इम्पैक्ट है, वही चीज़ बता रहा है। तो इन्होंने बोला ना कि लाइफ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ ऐसा हो जो लाइफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट करे तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो वेल बीइंग की तरफ जाएगा। तो इन्होंने बोला है ना कि लाइफ सेटिस्फैक्शन और इनकम जो है ये दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हो सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री में है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ सेटिस्फैक्शन और इनकम में निगेटिव रिलेशनशिप है। जरूरी नहीं है कि इनकम बढ़ जाए तो आपका जो है मतलब कि लाइफ सेटिस्फैक्शन आ ही जाएगा, ये बता रहे हैं, जब तक कि वो इनकम इंक्लूसिव ना हो, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला कि सिटीजन एक्सपेक्टेशन राइज फास्टर देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नेंस। देखिए कहा क्या कि ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट जो है ये भी एक लाइफ सेटिस्फैक्शन और वेल बीइंग का एक फैक्टर है। अब सवाल उठता है कि ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट कब आता है? अगर सिटीजन का एक्सपेक्टेशन सरकार के जो परफॉर्मेंस है या सरकार की तरफ जो है, सरकार जो प्रोवाइड कर रही है, ये दोनों मैच कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर सिटीजन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और सरकार परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो फिर डिसइंटेंटमेंट क्रिएट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है वो सफरिंग, स्ट्रगलिंग एंड थ्राइविंग, इन तीनों चीज़ों पर मेज़र किया जाता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि द मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस यूज्ड इन इनकम पर कैपिटा, अक्सर कंट्री में जो अमीरियत है, एफ्लुएंस है, वो इनकम पर कैपिटा से डिसाइड होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनकम पर कैपिटा अगर बढ़ रहा हो तो आप कह सकते हो कि लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। इन्होंने बोला है क्या कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेशन एंड एज। जितने ज़्यादा आप एज के होंगे आप में लाइफ एक्सपेक्टेशन कम रहेगा, समझ में आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने बोला देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड वुमेन को इतना मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेशन और वुमेन का जो रिलेशनशिप है
वो निगेटिव है, यानी विमेन जो है ज़्यादातर जो है वो, अगर उनसे पूछा जाए कि लाइफ सेटिस्फेक्शन आपका कैसा है, तो वो निगेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पेट्रियार्कल और जेंडर वायलेंस देखने को मिला है। तो ऐसे ही ये बातें कर रहे हैं कि लाइफ सेटिस्फेक्शन का किस किस चीज़ पे। इन्होंने बोला है कि लाइफ सेटिस्फेक्शन माइनॉरिटी में भी निगेटिव रिलेशनशिप है। आप माइनॉरिटी में जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमारे वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर लाइफ। तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि केवल ग्रोथ से कुछ नहीं होता, आपको वेलबींग और लाइफ सेटिस्फेक्शन की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि विमेन, एज और माइनॉरिटी, इन सब पर बेसिकली अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रहा हो तो इन पर क्या इम्पैक्ट है, ये किसी कंट्री के वेलबींग के बारे में बताएगा। ये आप कह सकते हैं कि इस एडिटोरियल से ये बात समझ में आ रहा है। देखिए, इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन इम्पैक्ट्स एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस मोस्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 जुलाई को एक फैसला लिया गया कि इंडिया जो है राइस एक्सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है एक लीडिंग राइस एक्सपोर्टर कंट्री है। अगर इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं क्राइसिस आने वाला है। ठीक है, अब जब 20 जुलाई को जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो भाई क्या हुआ, यूएस में सब लंबी लंबी कतारें लगाने लगे सुपरमार्केट में, खूब सारा जो है राइस खरीदने लग गए। तो फिर सुपरमार्केट वाले ने मतलब उस पर जो है एक कैप लगा दिया कि एक फैमिली को एक ही पैकेट राइस मिलेगा, दूसरी राइस नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो यही बता रहे हैं कि इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट है उसका सबसे ज़्यादा असर एशियन और अफ्रीकन कंट्री पे पड़ना है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम ये देखते हैं कि इंडिया राइस एक्सपोर्ट का मतलब कितना करता है। अगर देखें कि पार बॉइल्ड राइस की अगर बात करें तो 78 लाख टन करता है, और अगर हम ये नॉन बासमती राइस की बात करें तो 64, और आपका जो बासमती राइस है वो 45 मतलब कि 45 लाख टन करता है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता है। अगर ये डायग्राम देखें तो हमें ये मालूम चलेगा कि जो ये बड़े बड़े बबल्स हैं ये दिखाता है कि ये कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्री हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। नेपाल तो 99% डिपेंडेंट है राइस इंपोर्ट्स पर। तो इन सब पर बहुत असर पड़ने वाला है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? इन कंट्रीज़ में राइस की जो कॉस्ट होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद वीट के वैल्यू बढ़ गया है, वीट का कॉस्ट बढ़ गया है। आप देखिए वीट का कॉस्ट बढ़ रहा है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ पर, और राइस का भी अब कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड एज अ होल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया है, राइस एक्सपोर्ट पे बैन क्यों किया है। ठीक है, वो भी फूड सिक्योरिटी को लेते हुए ही किया गया है। अच्छा, हाई कोर्ट ने एक्सटेंड किया स्टे ऑन ASI सर्वे इन ज्ञानवापी मॉस्क। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप बनारस में गए होंगे तो काशी विश्वनाथ एक मंदिर है, उसी के बगल में एक ज्ञानवापी मॉस्क भी है। ठीक है, मतलब दो सेक्शन हिंदू और मुस्लिम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विवाद है कि हिंदू कम्युनिटी कहती है कि जो मेन लिंगम ऑफ दी काशी विश्वनाथ टेम्पल था वो कहीं ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर है। मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये मतलब एक ऑल टुगेदर एक स्टैंड अलोन मॉस्क है। तो दो कम्युनिटी के बीच में कंटेस्टेशन हुआ, तो कई दिनों से ये मॉस्क बंद था। ठीक है, अभी जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ बनारसी ने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो है ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मॉस्क के अंदर जाए और सर्वे करे कि ये मंदिर है या मस्जिद था पहले। ठीक है, तो अभी जब ये डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ASI सर्वे पर मनाही कर दी। ठीक है, स्टे लगा दिया। तब हाई कोर्ट ने फिर जो है इस स्टे को एक्सटेंड किया है, मतलब आज तक का एक्सटेंड किया है इस चीज़ को। ठीक है, यही आर्टिकल में था। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच्ड। अब देखिए ये मैंने इसलिए दिया ना क्योंकि आपको पता चला चाहिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता क्या है। अभी आपको पता होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपोजिशन पार्टी के मेन सदस्य माने जाते हैं। तो जब ये कुछ बोल रहे थे तो इनके माइक को ऑफ कर दिया गया। तो इन्होंने कहा कि इट इज़ एन इंसल्ट एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अगेंस्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करता है। इसमें दो तरह के प्रिविलेज हैं, एक कलेक्टिव और जो एक होता है आपका इंडिविजुअल प्रिविलेज। हालांकि ये प्रिविलेजेस मेंशन नहीं है एक्चुअली। आर्टिकल 105 वो उन प्रिविलेजेस की बात करता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रिविलेज हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रिविलेज है वो दो तरह के हैं, कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रिविलेज। लैंग्वेज कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन आप अगर ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये उन्हीं प्रिविलेज की बात करता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। ठीक है, 530 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड
एज फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग आपने देखा होगा कि इंसान जो है वो गटर वटर में गिर कर उसको साफ वाफ करते हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारी जिनको आप कहते हो। तो वो भाई साहब मतलब काफ़ी मतलब आप मान के देखिए कि 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के अगेंस्ट बैन लगाया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं कर सकते, आपको मशीन के थ्रू करना चाहिए, या भी अगर करना भी है तो आपको विल प्रॉपर सेफ्टी गियर के साथ करना है। हालांकि अभी इंडिया बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उड़ीसा के अंदर, कश्मीर के अंदर, यूपी के अंदर, जो अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री नहीं हुए हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर पीपल कैन यूज एग्जिस्टिंग कोटा। देखिए गवर्नमेंट ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ना, जो SC ST OBC EWS के जो कोटा है ना, जिस कैटेगरी में वो आते हैं वो कोटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक तरह का मतलब एक रिलीफ ही है, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अलग से रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, ठीक है। इसका नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड। आपको तो मैंने कल भी बताया था कि जो हमारे स्पीकर है उन्होंने एडेप्ट कर लिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट मोशन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हम डेट थोड़ा सा लीडर से बात करके डिसाइड करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो बेसिकली मणिपुर इशू को लेकर लाया गया है, ठीक। अच्छा, बिल प्रपोजेज बर्थ रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन। एक्चुअली क्या हुआ है कि बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट का डिजिटलाइजेशन की बात करे जा रहे हैं। जैसे पहले हम लोग का ना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से बर्थ रिकॉर्ड डेटा आता था, अब क्या जैसे बच्चा जन्म लेगा ना, उसका जो बर्थ जो है वो सारा जो उसका डेटा है वो डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, उसको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब वही आप आधार, पासपोर्ट इन सब में इस्तेमाल करेंगे। तो वही इन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये डिजिटल डेटा मेंटेन करना होगा इस बिल के तहत, ठीक है। लोकसभा पासेस दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये। इसके तहत 2-3 प्रोविजंस हैं जो लाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भाई ऐसा है कि जो पहले फॉरेस्ट एरिया को जब हम नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे तो कैंपा देना होता था। अब अगर कोई ऐसा एरिया है जो कि फॉरेस्ट है लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया फॉरेस्ट से, अगर उसमें भी आप करेंगे तो उसके लिए भी आपको कैंपा देना पड़ेगा। समझो, कैंपा मतलब होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, उसके लिए पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया है जिससे प्लांटेशन वगैरह जो है एक्टिविटी प्रमोट होगी। मैं आपके लिए इस बिल पर जो है एनालिसिस किसी दिन जो है किसी शॉर्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है, ताकि प्रीलिम्स और मेंस में आपको आसानी हो, क्योंकि ये बिल लोकसभा ने पास कर दिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड द 2 मेजर एडिटोरियल्स एंड मैनी अदर आर्टिकल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली मोटिवेशन। आपके लिए फ्री है, हमारे लिए बहुत कुछ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, बाय बाय।